नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक क्रिटिकल हिस्सा है, ब्रेन का एक एसेंशियल एक्सटेंशन जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, चाहे आप फ्यूचर में सर्जन बने या फिजिशियन, एब्सोल्युटली ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के डेलिकेट टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इस डैमेज के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं, जैसे पेशेंट में वीकनेस, सेंसरी लॉस और ब्लैडर डिसफंक्शन का डेवलप होना। इन कंडीशंस को ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक करेक्ट और टाइमली डायग्नोसिस पेशेंट की लाइफ चेंज कर सकता है। ये हमारा आज के लेक्चर का रोड मैप है। हम एक लॉजिकल प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, इंट्रो एंड स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी। इसके बिना आगे कुछ भी समझना मुश्किल है। फिर सेक्शन 2 में हम इन डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करेंगे ताकि हम उनके कॉजेस को समझ सकें। सेक्शन 3 में हम इनकी पैथोफिजियोलॉजी यानी हाउ द डैमेज अकर्स को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद सेक्शन 4 में क्लिनिकल फीचर्स और सेक्शन 5 में डायग्नोस्टिक अप्रोच पर फोकस करेंगे जो आपके क्लिनिकल ईयर्स के लिए क्रूशियल है। और फाइनली सेक्शन 6 में हम मैनेजमेंट एंड रिविजन पर बात करेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसोलिडेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, इंट्रो एंड स्पाइनल एनाटॉमी, फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। कहा जाता है कि एनाटॉमी इज द बेडरॉक ऑफ मेडिसिन, और स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये बिल्कुल सच है। बिना इसकी इंट्रिकेट वायरिंग को समझे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक छोटा सा लीजन इतना डेविस्टेटिंग डेफिसिट क्यों कॉज कर सकता है। तो आइए इस फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड है क्या? जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, ये ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन सुपर हाईवे है। इस हाईवे पर ट्रैफिक बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों तरफ चलता है। एक तरफ है डिसेंडिंग ट्रैफिक, ये मोटर कमांड्स हैं। आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको अपना हाथ उठाना है। ये कमांड मोटर कॉर्टेक्स से निकलकर इस हाईवे से नीचे ट्रैवल करता है और आपके हाथ के मसल्स तक पहुंचता है। दूसरी तरफ है असेंडिंग ट्रैफिक, ये सेंसरी सिग्नल्स हैं। आपके पैर में चोट लगती है, वो पेन का सिग्नल, या आप गर्म कप को छूते हैं, वो टेम्परेचर का सिग्नल इस हाईवे पर ऊपर की तरफ ट्रैवल करके ब्रेन तक जाता है, जिससे आपको सेंसेशन फील होती है। और तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, ऑटोनॉमिक सिग्नल्स का। ये हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लैडर कंट्रोल, ये सभी सिग्नल्स भी इसी कॉन्ड्यूट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस हाईवे में जरा सी भी रुकावट कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सेफली प्रोटेक्टेड रहता है, और इस कॉलम के 4 मेन रीजन्स हैं। आइए एक एक को देखते हैं। सबसे ऊपर है सर्वाइकल स्पाइन, C1 से C7, जो नेक रीजन में है। यहाँ से निकली हुई नर्व्स आपके शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स और सबसे इंपॉर्टेंट डायफ्रेम को कंट्रोल करती हैं। डायफ्रेम ब्रीदिंग के लिए सबसे जरूरी मसल है, इसलिए C3, C4, C5 नर्व रूट से बनने वाली फ्रेनिक नर्व में इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए सर्वाइकल रीजन में अगर कोई सीरियस इंजरी हो तो पेशेंट को क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया हो सकता है, यानी चारों लिम्स में पैरालिसिस। नेक्स्ट है थोरासिक स्पाइन, T1 से T12, जो अपर और मिड बैक में है और रिब केज को सपोर्ट करता है। यहाँ की नर्व्स आपके चेस्ट और अब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो पॉस्चर और ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। उसके नीचे है लंबर स्पाइन, L1 से L5, यानी लोअर बैक। यहाँ से निकलने वाली नर्व्स आपके लेग्स के फ्रंट पार्ट और फीट को कंट्रोल करती हैं। लंबर रीजन की इंजरी से पैराप्लीजिया हो सकता है, जिसमें दोनों लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं लेकिन हाथ बिल्कुल नॉर्मल काम करते हैं। और आखिर में है सेक्रल स्पाइन, S1 से S5, जो पेल्विक रीजन में होता है। यहाँ से निकलने वाली नर्व रूट्स लेग्स के बैक पार्ट, फीट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेल्विक ऑर्गन्स जैसे ब्लैडर और बाउल को कंट्रोल करती हैं। इसलिए S2, S3, S4 लेवल्स बहुत क्रिटिकल हैं ब्लैडर कंट्रोल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लीजन की एग्जैक्ट लोकेशन सर्वाइकल, थोरासिक या लंबर प्रिडिक्ट करती है कि पेशेंट को किस टाइप का डेफिशिट होगा। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को हॉरिजॉन्टली काटें तो हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है, जैसा इस स्लाइड में है। सेंटर में आपको एक बटरफ्लाई या एच शेप का एरिया दिख रहा है, जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। ये ग्रे इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज यानी नर्व सेल्स के प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं। इस एच शेप के अगले हिस्से को हम एंटीरियर हॉर्न्स कहते हैं। यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, जो फाइनल कमांड न्यूरॉन्स हैं और डायरेक्ट मसल्स को सिग्नल भेजते हैं। पिछले हिस्से को पोस्टीरियर हॉर्न्स कहते हैं, जहां बॉडी से आने वाली सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहली बार प्रोसेस होती है। इस ग्रे मैटर के चारों तरफ व्हाइट मैटर है। ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी ट्रैक्ट्स होते हैं।
माइलिन एक फैटी सब्सटेंस है जो नर्व फाइबर्स को इंसुलेट करता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स पर प्लास्टिक इंसुलेशन, और इसकी वजह से सिग्नल्स बहुत तेजी से ट्रांसमिट होते हैं। ये वाइट मैटर ही वो असल हाईवे है जिसमें इंफॉर्मेशन के बंडल्स या ट्रैक्ट्स ऊपर ब्रेन की तरफ या नीचे बॉडी की तरफ ट्रैवल करते हैं। इन ट्रैक्ट्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स की। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन तक ले जाते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला है डॉर्सल कॉलम पाथवे। ये स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हिस्से यानी डॉर्सल कॉलम्स में ट्रैवल करता है। ये बहुत फाइन सेंसेशंस ले जाता है। फाइन टच, जैसे आप अपनी उंगली से कपड़े का टेक्सचर फील करते हैं, वाइब्रेशन जैसे ट्यूनिंग फोक की सेंसेशन, और प्रोप्रियोसेप्शन यानी जॉइंट पोजीशन सेंस, जिससे हमें आंखें बंद करके भी पता होता है कि हमारा हाथ या पैर स्पेस में कहाँ है। इसका पाथवे यूनिक है। ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करके इप्सीलैटरली यानी सेम साइड पर ऊपर जाता है और ब्रेन स्टेम में मेड्यूलर लेवल पर जाकर क्रॉस करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये थोड़े क्रूड सेंसेशंस जैसे पेन, नोसिसेप्शन और टेम्परेचर को कैरी करता है। इसका पाथवे डॉर्सल कॉलम से बिल्कुल अलग है। ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के 1 या 2 सेगमेंट्स के अंदर ही क्रॉसओवर करके कॉन्ट्रालैटरल यानी ऑपोजिट साइड पर चला जाता है और फिर ऊपर ब्रेन तक जाता है। अब सोचिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एक पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड में इंजरी हो तो उसे राइट साइड में वाइब्रेशन और फाइन टच का लॉस होगा, लेकिन पेन और टेम्परेचर का लॉस लेफ्ट साइड में होगा। इसलिए इन पाथवेज को समझना क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत क्रूशल है। और मोटर कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये वॉलंटरी मूवमेंट का मास्टर पाथवे है। ये ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होता है, जहां मूवमेंट का प्लान बनता है। वहां से ये फाइबर्स नीचे आते हैं, ब्रेन स्टेम के मेडुला में क्रॉसओवर करते हैं। इस क्रॉसिंग को डेक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में कॉन्ट्रालैटरल साइड से नीचे जाकर एंटीरियर हॉर्न के लोअर मोटर न्यूरॉन्स पर सिनेप्स करते हैं। इस ट्रैक्ट के डैमेज से अपर मोटर न्यूरॉन या यूएमएन साइंस आते हैं। यूएमएन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं। जब ये डैमेज होते हैं तो नीचे के रिफ्लेक्सेस पर इनहिबिटरी कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए हमें स्पेस्टिसिटी यानी मसल्स का टाइट हो जाना, हाइपर रिफ्लेक्सिया यानी रिफ्लेक्सेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना और बेबिन्स की साइन मिलता है। ये एलिमेंट साइंस जैसे फ्लैसिडिटी और मसल एट्रोफी से बिल्कुल अलग हैं। अब जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक एनाटॉमी और वायरिंग समझ गए हैं तो अब हम सेक्शन 2 पर आते हैं, क्लासिफिकेशन। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स के कॉजेज बहुत डाइवर्स हैं। इन्हें अच्छे से क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कॉज का अप्रोच और मैनेजमेंट अलग होता है। आइए इन इटियोलॉजीज को समझते हैं। ब्रॉडली हम इन डिसऑर्डर्स को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी TSCI और नॉन ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी NTSCI। ट्रॉमेटिक SCI जैसा कि नाम से पता चलता है एक अब्रप्ट वायलेंट मैकेनिकल फोर्स या चोट लगने से होती है। इसके कॉमन कॉजेज हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, खासकर बाइक एक्सीडेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ऊंचाई से गिरना, वायलेंस जैसे गन शॉट या नाइफ वुंड्स, या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल या शैलो वाटर में डाइविंग से होने वाली इंजरीज। इसका ऑनसेट हमेशा हाइपर एक्यूट होता है और यह आमतौर पर यंग अडल्ट मेल्स में ज्यादा कॉमन है। दूसरी तरफ नॉन ट्रॉमेटिक SCI किसी अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस से होती है। इसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्पाइनल ट्यूमर्स जो कॉर्ड को धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्रैक्शन, स्पाइनल स्ट्रोक, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज से होने वाला कंप्रेशन, या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस। NTSCI का ऑनसेट अक्यूट भी हो सकता है, जैसे वैस्कुलर केसेस में, या बहुत क्रॉनिक यानी धीरे धीरे जैसे डीजेनरेटिव केसेस में। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की एवरेज एज बढ़ रही है, डीजेनरेटिव स्पाइन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इसलिए NTSCI का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। ये चार्ट आपको इन कॉजेस का एक रफ ब्रेकडाउन दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रॉमेटिक इंजरी सबसे बड़ा चंक है, लेकिन नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। कंप्रेसिव डिसऑर्डर्स जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी या डिस्क हर्निएशन आते हैं, खासकर 50 साल से ऊपर के एडल्ट्स में बहुत आम है। वैस्कुलर डिजीजेस जैसे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ओक्लूजन रेयर है, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। स्पाइनल कॉर्ड के अपने ट्यूमर्स हो सकते हैं जैसे एपेंडोमा, या कैंसर कहीं और से स्प्रेड होकर स्पाइन में आ सकता है, जिसे मेटास्टैटिक डिजीज कहते हैं। और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस, और इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सिस भी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकते हैं। हम इन सब की पैथोफिजियोलॉजी को आगे देखेंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पैथोफिजियोलॉजी पर। यह सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है डिजीज मैकेनिज्म, बीमारी के अंदर सेलुलर लेवल पर हो क्या रहा है। हम समझेंगे कि अलग अलग कॉजेज, चाहे वो ट्रॉमा हो या इन्फ्लेमेशन, आखिर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कैसे करते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में जो नई ट्रीटमेंट्स आएंगी वो इन्हीं मैकेनिज्म्स को टारगेट करेंगी। ट्रॉमेटिक इंजरी में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला है प्राइमरी इंजरी। ये वो डैमेज है जो चोट लगने के 1 मिलीसेकंड के अंदर हो जाता है। मैकेनिकल फोर्स से न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स और ब्लड वेसल्स फिजिकली क्रश, स्ट्रेच या टियर हो जाते हैं। ये डैमेज इरिवर्सिबल है। इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक सेकेंडरी इंजरी कैस्केड शुरू होता है जो घंटों से लेकर दिनों और हफ्तों तक चलता है। ये एक डिस्ट्रक्टिव चेन रिएक्शन है और यही हमारे लिए थेरेप्यूटिक विंडो है। इसमें क्या होता है? पहला है इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा। चोट लगने की जगह पर बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं जिससे स्वेलिंग या एडीमा होता है। स्पाइनल कैनाल एक क्लोज्ड स्पेस है तो ये एडीमा स्पेस को और कम करके कॉर्ड को फर्दर कंप्रेस करता है। दूसरा है इस्कीमिया। डैमेज हुए ब्लड वेसल्स स्पैज्म में जाते हैं या क्लॉट हो जाते हैं जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसे इस्कीमिया कहते हैं। न्यूरॉन्स ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते तो वो मरने लगते हैं। तीसरा एक्साइटोटॉक्सिसिटी। मरते हुए न्यूरॉन्स अपने अंदर से टॉक्सिक केमिकल्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट को अचानक रिलीज करते हैं। ये एक्सेस ग्लूटामेट आसपास के हेल्थी न्यूरॉन्स को ओवर एक्साइट करके उन्हें भी मार देता है। चौथा अपोप्टोसिस। फिर एक प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस जिसे अपोप्टोसिस कहते हैं एक्टिवेट हो जाता है जो और भी सेल लॉस कराता है। ये सेकेंडरी कैस्केड इनिशियल डैमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वीक से मंथ्स बाद इस डैमेज्ड एरिया में एक ग्लियल स्कार बन जाता है जो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है और बचे हुए एक्सॉन्स को रीजनरेट होने से रोकता है। अब देखते हैं कंप्रेसिव मायोलोपैथी, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है सर्विकल स्पॉन्डिलोटिक मायोलोपैथी। यहाँ पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अक्यूट ट्रॉमा नहीं बल्कि धीरे धीरे सालों तक स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है। ये दबाव हर्निएटेड डिस्क से हो सकता है या डिजेनरेटिव चेंजेस से बने हुए बोनी स्पर्स, जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, उससे हो सकता है। ये क्रॉनिक कंप्रेशन दो तरह से डैमेज करता है। एक, डायरेक्ट मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से कॉर्ड के अंदर के एक्सॉन्स को फिजिकली स्क्वीज किया जाता है जिससे उनका फंक्शन डिसरप्ट होता है। और दूसरा, और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कंप्रेशन कॉर्ड की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यानी माइक्रोवैस्कुलेचर को दबा देता है। इससे कॉर्ड को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जिससे क्रॉनिक इस्कीमिया होता है। ये धीमे धीमे ऑक्सीजन की कमी, टाइम के साथ डीमाइलिनेशन यानी माइलिन शीथ का उतरना, एक्सोनल लॉस और न्यूरोनल डेथ कराती है जिससे पेशेंट के सिम्टम्स जैसे चलने में दिक्कत या हाथों में क्लमजीनेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह बाकी डिसऑर्डर्स की पैथोफिजियोलॉजी भी यूनिक है। पहले बात करते हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। अगर एओर्टा से निकलने वाली एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में कोई क्लॉट बन जाए या एथेरोस्क्लेरोसिस हो तो अचानक ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। न्यूरॉन्स ऑक्सीजन डेप्रिवेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ब्लड सप्लाई बंद होने के कुछ ही मिनट्स में इन्फार्क्शन यानी टिश्यू डेथ शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक ब्रेन स्ट्रोक की तरह। दूसरा है स्पाइनल ट्यूमर्स। ये 3 तरीकों से डैमेज कर सकते हैं। 1, डायरेक्ट कंप्रेशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जहां ट्यूमर ग्रो करके कॉर्ड को दबाता है। 2, अगर ट्यूमर मिलिग्नेंट है तो वो टिश्यू में इन्वेड करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। 3, और तीसरा, वो कॉर्ड की ब्लड सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस। यहाँ प्रॉब्लम बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम में होती है। किसी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और गलती से स्पाइनल कॉर्ड के माइलिन को फौरन समझकर उस पर अटैक कर देता है। इस ऑटो इम्यून अटैक से सीवियर इन्फ्लेमेशन, डीमाइलिनेशन और एक्सोनल डैमेज होता है जिसका ऑनसेट बहुत रैपिड होता है। अब हम क्लिनिकल साइड पर आते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड में लीजन होता है तो पेशेंट में क्या साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं। ये पैटर्न्स या सिंड्रोम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इन पैटर्न्स को पहचान कर आप लीजन की लोकेशन और उसके कॉज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आकर क्या कहेगा? इन कॉमन कंप्लेंट्स पर ध्यान दें। मोटर सिम्टम्स। पेशेंट कहेगा, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में जान नहीं रही, चलने में लड़खड़ाता हूं या मेरे हाथ से चीजें गिर जाती हैं। ये वीकनेस है जिसे हम पैरेसिस कहते हैं। अगर कंप्लीट लॉस है तो पैरालिसिस। लंबे टाइम में यूएमएन लीजन से स्पेस्टिसिटी डेवलप हो जाती है जिससे पेशेंट कहता है, मेरे पैर बहुत टाइट या अकड़े हुए रहते हैं। सेंसरी सिम्टम्स। पेशेंट को सेंसेशन लॉस की कंप्लेंट हो सकती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि पानी ठंडा है या गर्म है, या मेरे पैर सुन्न रहते हैं,
या फिर पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नमनेस, सुनपन या पैरेस्थीसिया, मेरे पैरों में सुई जैसी चुभती रहती है, पिन्स एंड नीडल सेंसेशन। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। पेशेंट डायरेक्टली शायद ना बताए, आपको पूछना पड़ेगा, क्या आपको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम है, क्या कंट्रोल छूट जाता है, या तो यूरिन स्टूल लीक हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस, या पास ही नहीं हो रहा, रिटेंशन। इसके अलावा मेल पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्वेटिंग पैटर्न्स में चेंजेस भी हो सकते हैं। ये सब स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शन के रेड फ्लैग्स हैं। ये टेबल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आइए इन क्लासिक सिंड्रोम्स को एक एक करके समझते हैं एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। पहला है ब्राउन-सेक्वार्ड सिंड्रोम। ये स्पाइनल कॉर्ड के आधे हिस्से हेमिकॉर्ड के डैमेज से होता है। मानिए किसी ने राइट साइड में चोट मारी तो राइट साइड पर नीचे जाने वाला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा, इसलिए पेशेंट को लीजन की साइड पर यानी इप्सिलैटरली मोटर लॉस होगा। राइट साइड पर ही ऊपर जाने वाला डॉर्सल कॉलम भी डैमेज होगा तो इप्सिलैटरल वाइब्रेशन/प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगा। लेकिन पेन/टेम्परेचर वाला स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो नीचे ही क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे चला गया था, इसलिए लीजन की ऑपोजिट साइड पर यानी कॉन्ट्रालैटरली पेन और टेम्परेचर सेंसेशन का लॉस होगा, क्लासिक डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस। दूसरा है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। ये कॉर्ड के अगले 2/3 हिस्से के डैमेज से होता है, आमतौर पर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन से। इसमें आगे के ट्रैक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल और स्पाइनोथैलेमिक डैमेज हो जाते हैं तो पेशेंट को बायलैटरल मोटर लॉस और बायलैटरल पेन/टेम्परेचर लॉस होता है। लेकिन पिछला हिस्सा यानी डॉर्सल कॉलम्स बच जाते हैं, इसलिए वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन प्रिजर्व रहता है। तीसरा है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ये कॉर्ड के सेंट्रल पार्ट के डैमेज से होता है, आमतौर पर ओल्डर पेशेंट्स में हाइपर एक्सटेंशन इंजरी से। यहाँ पर आर्म्स को सप्लाई करने वाले फाइबर्स लेग्स के फाइबर से ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इसलिए पेशेंट को वीकनेस अपर लिम्स में लोअर लिम्स से कहीं ज्यादा होती है, मैन इन अ बैरल सिंड्रोम। और आखिर में है पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, जो रेयर है, कभी कभी सिफिलिस टिबिस डोर्सालिस में दिखता है। इसमें सिर्फ डॉर्सल कॉलम्स डैमेज होते हैं तो पेशेंट का मोटर फंक्शन बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन बिल्कुल लॉस्ट होता है, जिससे वो अंधेरे में चल नहीं पाता, सेंसरी अटैक्सिया। तो अब हमें पता है कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उनके पैटर्न्स क्या हैं, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करें, कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाएं? आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। डायग्नोसिस हमेशा एक सिस्टमैटिक अप्रोच से होता है। स्टेप 1 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हिस्ट्री में हम सिम्टम्स के ऑनसेट, एक्यूट या क्रॉनिक, ड्यूरेशन और प्रोग्रेशन के बारे में पूछते हैं। एग्जामिनेशन में हम मोटर पावर को ग्रेड करते हैं, एमआरसी स्केल, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं और हर तरह की सेंसेशन, टच, पिन प्रिक, टेम्परेचर, वाइब्रेशन को सिस्टमैटिकली हर डर्मेटोम में टेस्ट करते हैं। इससे हम लीजन को लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या सेंसरी लेवल T10 पर है? क्या ये ब्राउन-सेक्वार्ड पैटर्न है? क्लिनिकल लोकलाइजेशन के बाद अगला स्टेप है न्यूरो इमेजिंग, जो हमारे क्लिनिकल सस्पिशन को कंफर्म करता है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉज जैसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का शक हो तो हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे CSF एनालिसिस या ब्लड टेस्ट करवाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है MRI। इससे बेहतर कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमें स्पाइनल कॉर्ड की सॉफ्ट टिश्यू एनाटॉमी को बहुत डिटेल में दिखाता है। MRI से हम कॉर्ड के अंदर ट्यूमर, कंप्रेशन, डिस्क हर्निएशन या इन्फ्लेमेशन साफ साफ देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है T2 वेटेड सीक्वेंस। इस पर जहां भी पानी या स्वेलिंग, इडीमा होता है, वो चीज़ हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट वाइट दिखती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन या इंजरी से इडिमा है तो वो T2 वेटेड इमेजेस पर एक ब्राइट सिग्नल देगा, जिससे हमें पता चलता है कि एक्टिव पैथोलॉजी कहाँ है। हम T1 वेटेड इमेजेस भी देखते हैं, जो एनाटॉमी के लिए बेहतर हैं। और अगर ट्यूमर या इन्फेक्शन का शक हो तो हम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट देकर भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे एबनॉर्मल एरियाज एनहांस या लाइट अप हो जाते हैं। MRI के अलावा कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी जरूरी हो सकते हैं। CT स्कैन हड्डियों की डिटेल्स देखने के लिए बेस्ट है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में ट्रॉमा के साथ आया है तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर या डिसलोकेशन देखने के लिए CT स्कैन MRI से फास्ट और बेहतर है। दूसरा है CSF एनालिसिस। इसके लिए हम लंबार पंक्चर या LP करते हैं। पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में लिटाकर L3, L4 या L4, L5 इंटरस्पेस में एक पतली सुई डालकर हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेते हैं। ये तब किया जाता है जब इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एब्सिस या इन्फ्लेमेशन, MS, ट्रांसवर्स माइलाइटिस का शक हो। CSF में हम वाइट ब्लड सेल काउंट, प्लियोसाइटोसिस, प्रोटीन लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ओलिगोक्लोनल बैंड्स भी चेक कर सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। फाइनली, हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और आपके एग्जाम्स के लिए कुछ हाई यील्ड रिवीजन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो ट्रीटमेंट का प्लान कैसे बनाया जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट हमेशा कॉज पर डिपेंड करता है। कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। अगर प्रॉब्लम मैकेनिकल कंप्रेशन है, जैसे एक बड़ा डिस्क हर्निएशन या ट्यूमर कॉर्ड को दबा रहा है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है सर्जिकल डीकम्प्रेशन। इसका एम है प्रेशर को जल्दी से जल्दी हटाना ताकि इररिवर्सिबल डैमेज न हो। इसके लिए न्यूरोसर्जन्स लैमिनेक्टमी जैसे प्रोसीजर्स करते हैं। अगर कॉज इन्फ्लेमेशन है, जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस में या एक्यूट ट्रॉमा के बाद सेकेंडरी इंजरी को कम करना है, तो हम हाई डोज इंट्रावीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और इडीमा को कम करते हैं। अगर कॉज इन्फेक्शन है, जैसे स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है और अक्सर सर्जिकल ड्रेनेज भी करना पड़ता है। और इन सब के अलावा हर पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी एफर्ट है। फिजिकल थेरेपी मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस और मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ ADLs जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना के लिए ट्रेन करती है, ज़रूरत पड़ने पर असिस्टिव डिवाइसेस के साथ। रिहैबिलिटेशन से हम पेशेंट के फंक्शनल रिकवरी को मैक्सिमाइज करते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं। चलिए आज के लेक्चर को इन हाई यील्ड एग्जाम रिवीजन पॉइंट्स के साथ समराइज करते हैं। इन 5 पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। पहला, स्पाइनल कॉर्ड एक हाईवे है। 3 मेजर ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकोस्पाइनल, मोटर, स्पाइनोथैलेमिक, पेन टेम्प और डोर्सल कॉलम्स, वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन और उनके पाथवेज, क्या वो क्रॉस करते हैं और कहाँ करते हैं, आपको आने चाहिए। दूसरा, ट्रॉमेटिक TSCI और नॉन ट्रॉमेटिक NTSCI में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। एक में प्राइमरी सेकेंडरी इंजरी का कॉन्सेप्ट है, दूसरे में अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस है। तीसरा, क्लासिक सिंड्रोम्स को मास्टर कर लीजिए। ब्राउन सी कॉर्ड, एंटीरियर कॉर्ड और सेंट्रल कॉर्ड आपसे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। इनके पैटर्न्स को एनाटॉमी से रिलेट करना सीखें। चौथा, MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। आपको पता होना चाहिए कि T2 हाइपर इंटेंसिटी का मतलब कॉर्ड में एडिमा या इन्फ्लेमेशन है। पांचवा, मैनेजमेंट कॉज स्पेसिफिक है। हमेशा सोचो इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रेशर हटाना है, डिकम्प्रेस? क्या सूजन कम करनी है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन? या पेशेंट को आगे की लाइफ के लिए तैयार करना है, रिहैबिलिटेट? तो लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। हमने देखा कि सेकेंडरी इंजरी कैस्केड कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना डैमेज करता है। आज भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद फंक्शनल रिकवरी बहुत लिमिटेड है। तो आप सोचिए, इस फील्ड का फ्यूचर कहाँ है? क्या हमें बेहतर मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक्स पर फोकस करना चाहिए जो प्राइमरी इंजरी को अच्छे से फिक्स कर सके, या हमें ऐसी नई दवाइयों यानी न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, स्टेम सेल थेरेपीज और रीजनरेटिव थेरेपीज पर रिसर्च करना चाहिए जो सेकेंडरी इंजरी को रोक सके और डैमेज्ड एक्सॉन्स को रीजनरेट होने में प्रमोट कर सके? ये एक एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है।